अस्सलाम वालेकुम। शहर दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जाज़ेब अब्बासी, तैयब बलोच और हमारे मेहमान कॉलमिस्ट जनाब मुस्तफ़ा सफदर बेग साहब। तो मुस्तफ़ा साहब आज पहली दफ़ा आए हैं हमारे जी कॉलम बिल्कुल। कह रहा हूँ, हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उनको वेलकम करते हैं जनाब AQS लाइव में। जनाब जैसे सतर मिनल्ला साहब ने कल एक जो मिसिंग पर्सन के हवाले से डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स आमना मसूद जंजुआ हैं, उनका एक प्रोग्राम था, उसमें इत्तफाकन उनको तकरीर करना पड़ गई और उस तकरीर के ऊपर जो है वो फिर मीडिया में भी छपी। उस पर काफ़ी लेदे हो रही है कि उन्होंने ये क्यों की, उनको करनी चाहिए तकरीर, नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, आज एक और जो 9 मई के मुकदमात थे उनमें फैसलाबाद की अदालत ने एक मरतबा फिर जो है फ़ैसला सुनाया है और उसमें भी फिर 10-10 साल की सज़ाएँ जो है वो जिसमें मुर्तकब पाए गए वो हो रही हैं। तो 9 मई और ये सज़ाओं के बाद और फिर एक और अहम इशू भी है, और वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए किसी जज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उस हवाले से जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें क्या हुआ था, उस पर भी जो है वो बात करेंगे। तो जनाब मुस्तफ़ा सफदर बेग साहब से बात शुरू करें कि ये 9 मई और इसकी सज़ाएं जो हैं ये हमें कहाँ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ लेके जाएंगे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पता नहीं कहाँ पे लेके जाएंगे, लेकिन आपने असल में देखना ये है कि इस मुल्क को जो मौजूदा सूरत हाल है वो कहाँ पर लेके जाएगी। जिस तरह का सीन चल रहा है, जिस तरह के मामलात आगे बढ़ रहे हैं, मैं कोई कानूनी नुकात को या कानूनी जो मराहल होते हैं केस के, उनको मैं ज़्यादा नहीं समझता। लेकिन इसके बावजूद जैसे हम एक चीज़ कहते हैं कि जी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो ये सारी जो चीज़ें आपके पास हैं 9 मई के हवाले से, वो सारी चीज़ें कानून जो है उनके ऊपर बड़ा वाज़े है। ये ऐसा भी मामला मेरा ख्याल नहीं है कि जैसे कोई इशू आता है ना तो हम कहते हैं जी इसके ऊपर अभी कानून साजी होगी। हाँ। कानून साजी वाज़े है इसके ऊपर जो है, क्योंकि एक फ़ौजदारी मुकदमा है ये। इसके ऊपर तो मेरा कोई चीज़ें उस तरह की होती भी नहीं है, कोई नई कानून साजी आपको करनी पड़े तो। लेकिन जितना डिले हुआ है, जितना रियासत के पास वक्त था कि बर वक्त इन चीज़ों को, मामलात को ले के बर वक्त फ़ैसले अगर कर लिए जाते तो शायद बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम देख रहे हैं ना कि वो सेट बैक कर रही हैं, यानी उनकी अगर सज़ाएँ हैं तो सज़ाओं का उस तरह वो रद्द अमल हमें सोसाइटी में नज़र नहीं आता, या पॉलिटिकल सीन में हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही उस तरह से। तो ये एक तो जल्दी होना चाहिए था, ये जो जितना भी सज़ाएँ वगैरह हैं, सज़ाएँ कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए, ख़्वाह वो आप हों या आपका कोई मुखालिफ हो, इसी तरह होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे सज़ाओं का अमल डिले हुआ है, उससे मेरा ख्याल है इसके ऊपर तशकीक के शायबे भी कुछ उभर आते हैं। एक और है कि जो आपका मेन, इसमें आप इसको कल्प्रेट कह लें या आपका जो मेन इसमें जिसको आप कहते हैं जी, जिसके गिर्द ये सारा केस घूमता है, मास्टरमाइंड है, या जिसकी वजह से ये सारा 9 मई है, तो उसके हवाले से अभी 9 मई की सज़ाओं के हवाले से कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही कि वो कब होंगी। बज़ाहिर ये लगता है, मुझे लगता है, हालांकि हमारे बारे में लोग, मतलब आपका इतराज़ ये है कि मास्टरमाइंड को सज़ा दिए बगैर बाकी लोगों को? नहीं, मैं ये हाँ। नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक आपके पास चीज़ आ गई ना, तो जो मुझे तख़ीर क्यों? जो मुझे महसूस हो रहा है कि आपने इसको केस नहीं बनाया, आपने इसको एक वो बना लिया कि हमने अब इसको पॉलिटिकली किस तरह से, आपको बुनियादी तौर पे आपकी कमज़ोरी ये नज़र आई इस सारे गुज़श्ता चंद बरसों में, और 9 मई के बाद तो बिलखसूस, कि आपको बयानिया साजी में जो आपकी नाकामी हुई है, या आपका जो बयानिया नहीं बन सका या नहीं बिक सका, वो बड़ा एक इशू इस तरह है। तो आप शायद वो जो कमज़ोरी थी वो शायद इस केस में, शायद वो क्या होता है कि पलड़ों में रख के तो उसको तोलने से शायद आप कुछ वो समझते हैं कि हम उस तरह ले जाएंगे। उर्फ़ आम में कहें या सीधे लफ्ज़ों में कहें, जैसे होता है सौदेबाजी, कि इमरान खान को सज़ा क्यों नहीं हो रही, कि इमरान खान के ढील दी जा रही है, वरना तो हो जानी चाहिए। ये कितना केस है,
अगर लंदन के जो राइट्स हैं वो ले लिए जाएं, अगर आप कैपिटल जो हिल अमेरिका वाला है वो देखें, वो ले लिया जाए, तो शायद इससे बहुत कम थी उसकी जो इंटेंसिटी जो थी ना, वो बहुत कम थी उनके लोगों की। लेकिन उन्हें पता था यार हमने इनको करना है, सज़ा देनी है। वो बात की बात है कि एपिक्स कोर्ट में जाके सज़ा उड़ जाती है, वो मुकदमा जो है वो उलट जाता है, वो बात है। लेकिन आप लोअर कोर्ट्स जो हैं, जो जहाँ पे ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे, जैसे हाई कोर्ट ने ज़मानत देते हुए भी कहा कि केस की जो असल चीज़ है उसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे, ज़मानत दे दी उन्होंने, हो जाती भाई, क्या हो जाता। लेकिन आपने उसको रखा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ के लिए, पता नहीं वो अंडे वो मुर्गी की तरह रखा हुआ, उसमें से चूज़े निकलने हैं, तो शायद ये वाली कोई इस तरह की बात है। एक चीज़ वो कह रहे हैं कि डिले कर करके जो है ना मैंने आपने आपका उसका इम्पैक्ट ही ख़त्म कर दिया। मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। सबसे पहले मैं आज आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। तो वो मुझे बोलना शुरू में चाहिए था, लेकिन चलें चलो इसी वक्त बेग साहब ने जो सर पॉइंट्स उठाए हैं बड़े मीनिंगफुल हैं, लेकिन डिले हुआ किस साइड पे है, ये सबसे अहम चीज़ है। आपको इल्म है कि यही जो केस जिसमें खान साहब की 9 मई के 8 केसेस में हुआ है, ज़मानत हुई है, तो उसमें आप देख लें कि पीटीआई की जानिब से डिले था। 9 मई का जो प्रोसेस हुआ बेग साहब से क्या डिले था, सुने, प्रोसिक्यूशन ने चालान तक दाखिल नहीं सुने, किया, 1 साल हो गया। नहीं वो तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर, तो छोड़े। सुने, अरे भाई मेरे क्या बात कर रहे हैं, सुने तो फिर बेल तो होनी है ना। नहीं, प्रोसिक्यूशन जानबूझ के जो है वो लूपहोल छोड़ दिए हैं कि हाँ मेरी बात सुने। 9 मई ऐसी भी कोई बात 9 मई जब से हुआ, उसके बाद पीटीआई फौरन लिटिगेशन। वैसे आपकी रियासत इमरान खान को सजा देना चाहती है वैसे कि नहीं? सर मैं नहीं कह रहा रियासत उसको सजा देना चाहती है, वो मुझे तो नहीं लगता वो है ही काबिल सजा। रियासत दे या ना दे, बात ये उसके पीछे बचता क्या है। उसने जो कुछ हमारी रियासत के साथ किया, इस मुल्क के साथ किया, तो रियासत अगर नहीं भी देगी तो रियासत तरीके के कटहरे में खड़ी होगी, ये एक बात। दूसरी बात जो डिले वाली है सर, ये देखें कि तरीके इंसाफ पहले सुप्रीम कोर्ट में आ गई, याद है कि भाई हमारा मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। यहाँ पे मिलिट्री ट्रायल की बात होती कि फिर कहा कि चलो इंसान दहशतगर्दी के अदालतें ट्रायल करें, तो अभी वो फोरम ही तश्कील नहीं पा रहा था, 1.5 साल 2 तो उसमें गुजर गए। अब ये तो सिर्फ 4 महीने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कहे कि उन्होंने कहा 4 महीनों में फैसला करके दो। अब हमें ये फैसले नज़र आए हैं। अगर चीफ जस्टिस की जानब से ये हुक्म ना होता तो अभी भी मामला डिले पे चल रहा होता। और आपको याद है कि जब ये इस मामले में सूरत रफ्तारी आई तो तहरीक इंसाफ किस तरीके से उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे और चीफ जस्टिस के पास बार बार मुख्तलिफ केसेस में पेश हो जाते थे कि सर मेहरबानी करें, ये स्पीडी जस्टिस हो रहा है और इस तरीके से ना करें, रात को 12 बजे तक या लेट गए तक अदालतें बैठ रही हैं तो हम इस अदालत में पेश हों, ये मुख्तलिफ हीले बहाने। तो बात ये है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। नहीं प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या होती है वो आपको पता है, हमें पता है। कोर्ट्स हर चीज़ देख के और चीफ जस्टिस का वाज़ेह ऑर्डर होता था। तो ये कहते हैं कि ये जो है, लेकिन जो कुछ भी है इंसाफ, अगर ये फौरी तौर पे सजाएं होती हैं और कुछ सारा कुछ, ये क्यों एम्बिगुइटी है हमारे यहाँ, क्यों एम्बिगुइटी रखी जाती है, ये भाम क्यों रखा जाता है? सर ये बात जो बेग साहब ने कही है, ये बज़ाहिर तो इस बात में वज़न लगता है कि क्या मुकदमात की बुनियाद के ऊपर कहीं बहताव हो रहा है। बुनियादी नुक्ता जो मैं इनका समझा हूँ वो शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे केसेस के फ़ैसले हुए हैं इमरान खान के हवाले से जो नहीं होने चाहिए थे, जिसकी वजह से सियासी तौर के ऊपर वो जैसे इद्दत फ़ायदा वाला हुआ। मामला जी और ये और जी बिल्कुल। और वो इलेक्शन से पहले धड़ाधड़ जनाब को एक फ़ैसला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये इशू बना, फिर उसके बाद अब 9 मई के कुछ ऐसे केसेस जिनको कैटेगराइज़ किया गया और कहा गया जी कि ये केसेस फौजी अदालतों में जाएंगे, वो उस तरफ चल पड़े। कुछ केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएँ हुए, कुछ केसेस ऐसे हैं जो अभी तक जो है वो ट्रायल स्टेज के ऊपर ही बहुत स्लो, जैसे वो कछुए की चाल से जो है। अब जैसे रावलपिंडी GHQ हमला केस में है जो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान का ट्रायल हो रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं ऐसी जिसके ऊपर अगर प्रोसिक्यूशन का केस अगर ये है जी कि ये डिज़ाइन ये किया गया जी, तो फिर मामला मेरे ख्याल में डिज़ाइन से ही शुरू करना चाहिए था कि जी ये मेन डिज़ाइनर ये हैं तो यहाँ से शुरू करें। और फिर सवाल फिर उठते हैं ना कि एक ही वाक़या है, उसके अंदर कितने लोगों को आप कितनी मरतबा सजा देंगे, कितनी मरतबा सजाएं देंगे। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन फिर आ जाएगा ना सामने। मुझे इसमें एक
चीज़ और भी लगती है, देखें एक 70s की दहाई थी, भुट्टो को फांसी हुई, हाँ करीब कर लें, ऐसे हाँ। जी भुट्टो को फांसी हुई, तुर्की में अदनान मेंदेरेस को फांसी हुई, इसी तरह और मुल्कों में इस तरह के वाक़यात हुए। लेकिन 70s के बाद 80s में इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। फिर 90s गुजर गया, 90s में वो फांसी के बाद आ गया जी इनको यहाँ से निकालें। वो इसी तरह अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक थे, वहाँ से कुछ को सऊदी अरब भेजा गया था, फिर इसी तरह नवाज़ शरीफ को सऊदी अरब भेजा गया। तो ये और अब जो है अब ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि पहले फांसी दी जाती थी, जिस तरह के भी लीडर हों, मकबूल कह लें या पॉपुलर हैं या पॉपुलिस्ट हैं। दूसरे नंबर पे था फिर इनको जी मुल्क बदर किया जाए। अब तीसरा जो है, अब रियासत जो है किसी भी मुल्क की हो, वो ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रही कि इनको जो है इस तरह की कुछ सज़ा दे दी जाए, लंबी जेल में रखा जाए। ना वो ज़माना है कि जी कोई जिस तरह का जनूबी अफ्रीका वाले थे, नेल्सन मंडेला वाला। अब मुझे लगता है ये जो है ना कि पीटीआई से ज़्यादा रियासत खौफजदा है और रियासत से ज़्यादा पीटीआई खौफजदा है कि इस केस से, यार ये केस जो है ना वो इसी तरह पड़ा रहे। मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा नहीं हकीकत सुनाता हूँ। वो बलोच साहब भी उसी तरह के ज़रा देही पस मंज़र से हैं। मैं रहा तो लाहौर में हूँ ज़्यादा और फैसलाबाद में, लेकिन देहात से मेरा बड़ा रहा है। आपने देहात में, मैंने बाकायदा अपनी आंखों से देखा, एक थाने में एक वो जो है ना पंचायत लगी। पंचायत क्या थी कि दो भाई उनके आपस में जो उनकी फैमिली हुई थी ना, वो आई हुई थी और वो वहाँ पे ना और क्या होता है जी वो 752 हाँ 751 में उनको ना थानेदार ने अंदर बंद किया हुआ था। गांव का चौधरी आया उनको छुड़वाने के लिए। तो मैं भी वो वैसे उधर गया हुआ था। मुझे पता लगा कि ये जो हुआ है ना, असल वाकया वो ये है कि दोनों सगे भाई हैं। हुआ क्या है कि एक के बच्चे ने पता नहीं दूसरे को गाली दे दिया, दूसरे ने इसको गाली दी है। गालियों से निकल के वो क्या आए हैं कि बाहर आए, हाथापाई लड़ाई होगी, वो तेरी ऐसी तू गाल के गड्डी होना, तू गाल गड्डी तू गाल, इस तरह। अब चौधरी साहब जो आए हैं ना, वो थानेदार ने कहा चौधरी साहब तुसी है ना था ना कोई मामला निबेड़ दो। चौधरी साहब ने किया, दोनों को गालियाँ दी। यानी वो पहले केस जो है वो बुनियादी तौर पर आपस में लड़ाई का है और छोटी सी गाली है, छोटी सी, जिसमें वो न्यूडिटी नहीं आती। और गांव के चौधरी ने उनको गालियाँ दी और उसने चौधरी साहब पाँव पड़ के जी आप हमें छुड़वा लें, हम यहाँ से चले जाते हैं, आइंदा नहीं लड़ेंगे। और बाद में मुझे वो SHO ने बताया, कहता है ये इस तरह के केस जो है ना इससे मुख्तलिफ गाँव से हर महीने आए होते हैं। ठीक है, अब ये था कि ये दोनों जो हैं आपस में लड़े तो हुए हैं और ये लगे इंतज़ार थे कि चौधरी साहब आए। चौधरी साहब नहीं आए। चौधरी साहब थे ट्रम्प कि ये इस मामले से ऊपर से आ जाता ना अगर हुक्म, तो देखें दोनों का ना वो क्या होता है सेफ पैसेज को उनको भी हो जाता। देखें जी हाँ फेस सेविंग मिल जाती कि जी वो इमरान खान को भी मिल जाती, इधर भी मिल जाती, हमें तो देखें हम नहीं छोड़ना चाहते थे, उधर से हुक्म आ गया। तो ये थोड़ा सा इस तरह का भी है। तो तैयब बलोच अपना अतर मिनल्ला साहब ने वो मिसिंग पर्सन के केस के अंदर एक जज की तौर की, मतलब वो जज की हैसियत में तो जाहिर है नहीं वहाँ पे थे, वो जज हैं, ये तो है, तो वहाँ पे उनको ये तकरीर करनी चाहिए थी। अगर कर ली है तो क्या मसला हो गया? असर बात यह है कि ये उन्होंने बाई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, जानबूझ के की है। ठीक है, और सच आया हुआ था बेसिकली उनको, ठीक है ना, बड़े ज़ोर से सच लगा हुआ था, तो वो वहाँ पे निकल गया उनसे सच। और वो कह भी रहे हैं कि इस माशरे में मैं सच बोलना चाहता हूँ और सच बतलाना चाहता हूँ। स्पीच शुरू भी यहीं से कर रहे हैं कि मैं मूड में नहीं था कि मैं यहाँ पे टॉक करूँ, या मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूँकि बात मामला है सच का, तो अब मैं सच मुझे बोलने दें। उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें भी दी, यहाँ तक भी कहा कि सच जो है उसकी वजह से मैं सिविल सर्वेंट भी रहा, वो कस्टम में थे, याद होगा आपको, वो भी मैंने छोड़ दी थी, सच की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो मैंने फिर जब उनकी तकरीर सुनी, मैंने कहा लगता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तीफ़ा आया हुआ है। सीधी सी बात है। अच्छा नहीं, वो क्यों आपने ये क्यों सोच लिया अचानक? अचानक नहीं सोचा सर। देखें
अपनी इस तकरीर में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस को फिर वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वो मैंने लगाए, इस तरतीब के साथ लगाए, और हेड हंटिंग वो जो उन्होंने न्यूयॉर्क में भी बोला था। बात ये है कि आपको इतराज़ किस चीज़ पे मुझे है? एतराज़ ये है कि एक जज जो है उस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, उनके पास तमाम यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद होता है, हर केस की चीज़ मौजूद होती है। अच्छा, मिसिंग पर्सन एक रेयर मतलब सेंसिटिव इशू है, Sensitive ठीक issue है, और पूरी सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड जस्टिस कमीशन, नेशनल जुडिशियल बिल्कुल। पॉलिसी मेकिंग और कमेटी इस इशू को गवर्नमेंट को कर रही है। और इस इशू पे वो पॉलिटिकल खेले हैं अच्छा, वो कैसे? और साथ पूरी जुडिशरी को रगड़ा दिया। यहाँ पे उनका अपना दूसरा रफीक दोस्त करीबी मंसूर अली शाह एक अपने केस में हवाई केस बना लिया था ना, काज लिस्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो जो टैक्स मैटर था उसमें वक्त के चीफ जस्टिस याया वरीदी को तौहीन अदालत, जस्टिस मंदू खेल साहब को तौहीन अदालत, अमीन जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन को, मोहम्मद अली मज़हर को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया ना। यहाँ पे जस्टिस अतर मिल्ला ने उस तकरीर में पब्लिकली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया, पूरा चार्जशीट दे दिया। नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस तरह से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर जो भी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, हम सब ये जिम्मेदार बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी उस वक्त का बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी बड़ी है या आइन का तोड़ना बड़ा है? मेरा आपसे सवाल है। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, लेकिन बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती तब है जब आप आइन तोड़ते हैं। जब आइन तोड़ते हैं हाँ। और जब आप पूरा आइन उठा के बाहर फेंक दे, वो तो संगीन गद्दारी है ना, बहुत बड़ा जुर्म है, फांसी है उस पर, आइन कहता है हमारा। तो फांसी वाले के ये मुशीर रहे, मुआविन खसूसी थे, पूरी मिनल्ला पे किसके? मुशर्रफ के। अच्छा, उस टाइम बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल नहीं थे, सूबाई वजीर थे, आइन मुअत्तल नहीं था, 5 वजारतें रख के बैठ गए थे 2002 और 2004 के बाद। उस बुनियाद पे हम इनको गलत कह सकते हैं कि सर ये देखिए मिसिंग अब ये 184(3) का कह रहे हैं, एक 184(3) लगा, अतर मिनल्ला की बहन के मामले पे लगा और उसमें सारा झूठ निकला। सम्मर मिनल्ला की वीडियो फेक वीडियो थी। यार पता नहीं वो- उस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था यार, तो पूरा बेंच बैठा था, पूरा इफ्तार बेंच चौधरी बैठा साहब था, की पूरा इलाके को आपने जो है वो मिलिटेंसी वो लेकिन ऑपरेशन ऑपरेशन स्वात ऑपरेशन में जो एक वीडियो बीबी वाली जो वो वीडियो मैं भाई मैंने कवर किया है, वो यहाँ पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसका शो मोटो लिया था, बिल्कुल। उस पे लार्जर में 8 के 7 जज साहिबान ने बैठ के उसकी हियरिंग की थी। अब क्या बात कर रहे हैं? तो ये अब भी वही वो कहते हैं, बात- उसी तरीके से 184(3) लगे, अब भी लगे, ठीक है ना, कहते हैं 184(3) मौजूद है, वो चेंज नहीं हुआ 26वीं तरमीम के बाद। हमारे जज जो है ना ये इस वजह से खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे क्या हैं कि ये एक उसको जज को अपने हो सकता है कल को वो मारंग का केस या किसी का केस जो है वो इनके पास भी आ सकता है, तो मतलब रियासत का एक केस है उस तरफ और आप दूसरी तरफ खड़े होकर बात जो बज़ाहिर उससे लगता है गो कि बड़ी फ्लावरी सी तकरीर थी और उसमें था, लेकिन क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में, या अवॉइड करना बेहतर था उनका? देखें, जजेस आम तौर के ऊपर तकरीब में जाते तो हैं, स्पीचेस भी करते हैं। यहाँ पे एक इशू ये बहरहाल अहम है कि एक फौजदारी बेंच जो इस वक्त फौजदारी मुकदमात सुन रहा है, उस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उसको हेड कर रहे हैं। तो मारंग बलोच का जो MPO के तहत है उनकी गिरफ़्तारी, वो मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आया हुआ है, वो पिटीशन पेंडिंग है, फैसल सदीकी साहब के ज़रिए उन्होंने फ़ाइल की है। तो अब अगर वो केस फ़िक्स होता भी है हेयरिंग के लिए, अब ज़ाहिर बात है केस तो फ़िक्स होना है वो हेयरिंग के लिए, तो अब मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में शायद वो इनके पास फ़िक्स नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो एक निजी तो नहीं आप इवेंट क्या में, कह रहे हैं कि वो तकरीर उस में- केस से बचने के लिए तकरीर की? पता नहीं शायद ये किया उन्होंने, या अगर नहीं भी उनके जहन में अगर कोई इस तरह की चीज़ थी तो फिर भी उनको शायद पेंडिंग इश्यूज़ के ऊपर नहीं बात करनी चाहिए थी। दूसरा इशू अब ये है कि 184(3) बेसिकली मेरे ख्याल में जो मैं समझा हूँ वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो नहीं ले रही इन इश्यूज़ के ऊपर। 184 जी इमरान खान की इलेक्शन वाली पिटीशन पे बार बार नोट लिखे कहा 184(3) अप्लाई करो, इट इज अ फिट केस। तो देखें अब सॉरी टू से रिजर्व सीट्स के केस के अंदर जो है वो 185 के साथ वो कहते हैं 184(3) की सुनते हैं वो। सर इसके लिए वो इनके तो कह रहे हैं कि हम सब ने जो है ना रेत में सर दिए हुए हैं और इंसाफ, लोगों के खिलाफ- इनका इंसाफ तरीके इंसाफ के लिए, आपके लिए और मेरे लिए तो इंसाफ नहीं है। यहाँ पे अदी वरियाल ताल पर गिरफ्तार हुई, अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे, टस से मस नहीं हुए, ठीक है। ये ईमान मज़ारी की मां गिरफ्तार हुई,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बढ़ाया, वो मोटरवे तक लेकर और उसको वापस बुलवा लिया। यार, वो भी इस्लामाबाद की एक हाई मिनट, कोर्ट, वो भी खतून थी, ये भी खतून है, वो भी खतून थी, ये भी खतून है। इस्लामाबाद में हुई थी ना यार, तो बात इस्लामाबाद से तो उठाया गया था ना। ये तो नहीं अद्दी को भी इधर से उठाया अद्दी को पिम्स से उठाया गया था, ठीक है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब व्हीलचेयर मांगते हैं, उस टाइम व्हीलचेयर उठा के बाहर फेंकवा दी गई थी अदालती इहाते से। उस टाइम बुनियादी इंसानी हकूक नहीं थे, अब सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो जालवी के आ गए हैं। सोचने की बात है, जब इमरान खान ने बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल किए हुए थे, उस इमरान वक्त खान तो ये का कहता तो हीरो जिक्र ही बना हुआ था। नहीं, वो इमरान खान का तो जिक्र नहीं किया उन्होंने। सर आपको नहीं पता, इमरानडू हो और ईमानदारी ना करे, बात सीधी सी है। मैं नहीं कहता, ये पब्लिक है, पब्लिक परसेप्शन है। सर बात ये, इनका सब कुछ सिर्फ इमरान खान के लिए, ये मखसूस नशिस्त वाला। अच्छा, जिक्र नहीं किया, यहाँ पे बैठ के ओपन कोर्ट में बैठ के इमरान खान की दरख्वास्त उठा के कहता था इस पे आज खुद नोटिस लो, इस पे 184(3) लगाओ, इस पे 184(3) लगाओ। ये उसकी वकालत नहीं कर रहा था। आपको नहीं पता कितने केसेस में इसका बस नहीं चल रहा था, ये जजी का चूका उतार के रोस्टम पे आके वकालत करे इमरान खान की। अभी भी इसने यही परसेप्शन बनाई है। नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि अपना लापता अफराद के हवाले से लापता तो अफराद issue का तो है। मसला एक सेंसिटिव इशू है। लापता अफराद के मामले को खराब किसने किया? सॉरी टू से, एक हाँ, लापता अफराद के मामले को खराब किसने किया? बलूचिस्तान के लापता अफराद के मामले को खराब किसने किया? पीटीआई ने नहीं किया। इत्तेजाज एहसन और लतीफ़ खोसा यहाँ पे एक बोगस पटिशन लेके आके पूरे के पूरे केस को खराब करके रख दिया कि पीटीआई ही सिर्फ लापता हो गई है। आपके सामने है ना। तो यही लापता अफराद, अब वो उसको बलोच याद नहीं आ रहे थे। आमना मसूद जुंजुआ हर साल प्रोग्राम करती है, कभी नहीं गया। अब जब इमरान खान की बारी आई तो इसको लापता अफराद याद आ गए। अच्छा मैं इसमें ना, की बारी कहाँ से आई? पीटीआई। अच्छा मैं इसमें ना एक चीज़ आप जज्बाती कुछ ज्यादा हो गए। जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ ना, बिलखसूस जो है जितने भी लोग जब पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं तो ये कम्युनिकेशन क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। इनको नहीं समझ आती कि माइक हाथ में आया है या माइक पे ही आए हैं तो कितना बोलना है, क्या बोलना है और कब तक बोलना है। ये सिर्फ इनका मसला नहीं हुआ। आधा घंटा उन्होंने कहा, मैं बोलने का मूड तो कोई और नहीं सर था, जी, लेकिन आधा घंटा बोले। इसके ऊपर मैं आपको एक ना बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। हम अपने हॉस्टल की ना उस आज से 30-35 साल पहले आपको पता, अब तो मोबाइल कैमरे शैमरे हर एक के पास है ना, उस वक्त होती स्पेशल वो आपको बुलवाना पड़ता था रिकॉर्डिंग के लिए। तो जब कॉलेज की तकरीब होती थी ना तो उसमें वो जब रिकॉर्डिंग होती थी ना तो जो सबसे पहले कारी साहब बुलाते थे ना उनको तकरीब के लिए, जब वो देखते थे ना कैमरा लगा हुआ है वो सूरह बकरा शुरू कर देते थे। और जब देखते थे ना इधर उधर, यार आज ये रिकॉर्डिंग के बगैर वो वाला सर पे जो है वो बात मुका देते थे। अब मेरा ख्याल है कि एक तो ये कम्युनिकेशन क्राइसिस का सिर्फ इनके साथ नहीं, बड़े बड़े नामवर वज़रा हैं उनका भी यही आलम है। हर और बड़े नामवर सियासतदान है, माइक आता है बाद में कहते रहते मैंने ये बोला नहीं, मैंने ये मेरा मतलब नहीं था। ये एक तो ये वाली वजह हो सकती है। दूसरी ये इसकी आड़ में जो तैयब बलोच साहब ने कहा है वो चीज़ें भी हो सकती हैं कि जब आप आया बात तो होनी है, आप फिर वो सारी बातें कर दें जो दाएं तरफ की भी हों बाएं तरफ की भी हों, जिसमें पलड़ा ज़्यादा भी हो कम भी हो, जिसमें मसाला ज़्यादा भी हो कम भी हो। लेकिन इसमें मुख्तसर आपने रास्ते में भी एक बात की थी ना, तो मैंने कहा था देखें कि आपको सच हमेशा याद रहना चाहिए अगर सच आपने बोलना है तो। बिल्कुल ठीक है। और सच ये नहीं है कि आप कह दें कि मैं भी मुजरम, अगर मुजरम है तो आप शौकत सिद्दीकी साहब की दफा सच याद ना आए। सच के नाम पे ड्रामा तो ना करें ना। बात ये है, सच बोले, ड्रामाटाइज ना करें चीजों को। आप अगर सच बोलना चाहते हैं और आप कह रहे हैं जी हमारे इसमें सारे मुजरम थे, तो फिर आपको पता है कि मुजरम की तारीफ़ क्या है। आपका ये कह देना और इसके आड़ में हीरो बन जाना और इसकी आड़ में आपने बल्कि वाह वाह भी करवा लेना, वो देखें इस तरह की, वो इससे बात नहीं बनती। लेकिन एक ये बात तो है ना कि यार इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर बलोच ख़वातीन मौजूद हों, ये भी रियासत को नहीं देखना चाहिए। सर मैं इसके ऊपर अलग प्रोग्राम करें, हाँ ठीक है। मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा और मैं आपको हकीकतन बताऊंगा। अब मीडिया टाउन कितना दूर है यहाँ से? मीडिया टाउन यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, 22-23 किलोमीटर। यकीन करें कि जब अपनी गाड़ी ना हो, वैसे आना 100 बार सोचते हैं कि यार आना है, अच्छा कैलकुलेट करते हैं इतने पैसे लगेंगे, गाड़ी पे जाएंगे इतने पैसे लगेंगे, किसी को दोस्त का इंतज़ार करते हैं, यानी आना और फिर सारा दिन रहना है, इतना खर्चा होगा। मैं आपको इसकी जो माली इशू है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
और अब इस पे करूँगा तो बहुत सारे हकूक़ इंसानी वाले उठ के ना वो कहेंगे अच्छा ये पता नहीं कहाँ से बोल रहा है। मुझे इतने दिन वो एक बहाना करेंगे जी आपका कोई उठाया नहीं गया, आप इसलिए नहीं है। वो उठाया जाए तो फिर तो बंदा घर से ही नहीं निकल सकता यार। इसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट है उसको लाजमी तौर पे देखना चाहिए। बाकी इशू जो है वही वाली जो चीज़ इधर आपने इमरान खान वाले केस के हवाले से 9 मई वाले हवाले से बताई थी, वो मैं इस चीज़ का कायल हूँ। अगर मुजरम है तो आप उसको जो है कानून की गिरफ्त उस पे कानून होनी चाहिए, बिल्कुल due process है। कटहरे में लाएं, उसको सज़ा दें और अदालत में लेके जाएं। तो आपका क्या ख्याल है अतर मिनल्ला साहब की कोई काबिल एतराज़ बात लगी आपको इसमें, या आप कहते हैं कि ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जब काजी फैज़ ईसा नगरी में जब क्रिश्चियंस के घरों को आग लगा दी गई थी और वो वहाँ सिर्फ इमदादी सामान देने गए थे तो बहुत ज़्यादा आग लगी थी कहीं, ठीक है? तो अब ये जिनके केसेस पेंडिंग हैं इन अदालतों के अंदर, आमना मसूद जंजुआ का भी और भी बहुत सारे केसेस, बारंग का भी पेंडिंग है इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस इसका नाम लेना और जिसमें ऐसी बातें क्यों कर रहा है एक सर्विंग जज, जबकि अगर वो इतना ही शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सब जो है ना शर्मिंदा है और शर्मिंदा है, एक कमेंट मैं तो करूंगा। फिर ये जो 30 लाख रुपए की इमारत, ये गाड़ियाँ, ये टू पापा, ये किस लिए? सिर्फ शर्मिंदा होने के लिए? देखें क्यों नहीं फिर? मतलब है कि एक इस्तीफा चीज़ दे, घर जाएं। मैं यहाँ पे बैठ के कुछ कर नहीं सकता। इस्तीफा दे, घर मैं जाए, सिर्फ प्रेस सरकारी कॉन्फ्रेंस करके रोटियां सारे तोड़ना सच से- बताएं। देखिए, एक तो जो ये पेंडिंग केसेस के ऊपर जजेस को तकरीब में नहीं बोलना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो पेंडिंग लापता अफराद के बहुत सारे केसेस जो डिफेंस जो ये फोरम है जहाँ पे ये गए थे वहाँ भी इनके हैं। कहते हैं कि जनाब वहाँ पे मारंग जो है वो उस प्रोसेशन को जहाँ पे जाफर एक्सप्रेस के लोग जो दहशतगर्द थे उनकी लाशें जो हैं वो उसको गायब किया गया वहाँ पे। इंडियंस की लाशें थी। अब कहा ये देखें ना, जाता है, अभी हमें पता ही नहीं पता है ही नहीं केस है क्या, और हम सही उसके बात है। ऊपर जो है इस तरह की तो रिमार्क्स दे दें। और वहीं पे दूसरा जो ये फैशन हो गया, ये क्या मामला जी के आर्टिकल 184(3) वाला, देखिए अब वो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कुछ जजेस को पसंद नहीं आई, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो वो उसको फिर मुख्तलिफ तकरीब में उसके ऊपर कमेंट ज़रूर कर रहे हैं, ये अलग बात है। कोई मसले हैं, लेकिन अब वो जब तक आइन का हिस्सा है तो आइन का हिस्सा तो वो है ना जी। तो उसके दो तरीके हैं, या पार्लियामेंट ही उसको 27वीं तरमीम के ज़रिए तब्दील ना कर दे, या सुप्रीम कोर्ट उसको सुनकर स्ट्राइक डाउन करे। सिद्दीकी साहब एक छोटा सा कमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का अक़वाम मुत्तहिदा में इल्ज़ाम कौन लगाता है? इंडिया और इसराइल। अक़वाम मुत्तहिदा के आप सेशन उठा के देख ले मुख्तलिफ कमेटियों में, नहीं इस तरह के नहीं। अब एक सुप्रीम कोर्ट का जज के चुके में खड़े होके भारत और इसराइल को पूरा केस बना के दे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, ये तो उसने मेरे मुल्क के खिलाफ केस बना के दिया। हाँ, अगर हो रही है वायलेशन, आपके पास केस आए, आपके पास चीज़ें हैं, आप वहाँ पे फैसले करो। पब्लिकली उसने पूरा नरेटिव किसका है? अब मैं नहीं कहता ये इमरान के पीछे इंडिया इसराइल का फंडिंग, इलेक्शन कमीशन कहता है। इंडिया और इसराइल का जो नरेटिव है पाकिस्तान मुखालिफ, वो अतर मिनल्ला साहब टोक कर रहे हैं, सॉरी टू से, ना चाहते हुए भी। आईएसआई के खिलाफ मतलब जो अली मीन गंडापुर का बयान था वो कैश इस्तेमाल किया करने की कोशिश की। तो इसका कैश नहीं करेंगे। लापता अफराद के एहतियात करनी चाहिए, यही हम कह रहे हैं, एक जज को एहतियात करनी सारे चाहिए। ये वही तो आगे ना मैंने कहा कम्युनिकेशन क्राइसिस का एक शिकार चले है ये। इसी बहाने सही हम देखो अतर मिनल्ला साहब को सच आया है ना, अतर मिनल्ला को सच आया ना जोर से, सर ये जजी का चूका उतारे, खुदा की कसम ये टॉक शोज में बैठे हामिद मीर के साथ सारे सच बोले, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जज के चूके में ऐसी बात ना करें। ये एतराज़ है जी इनका। लापता अफराद को जब लोगों को उठाया जाता है उनके बुनियादी हकूक़ तो वायलेट होते हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पेंडिंग केसेस के ऊपर जजेस को बात नहीं करनी चाहिए। और फिर कानून का अपना एक जी। अमलदारी है तो उसके ऊपर आपने देखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूल्स के लिए किसी जज की तैनाती के रूल्स क्यों नहीं बन सके? ये कहीं सिद्दीकी साहब, जो 5 जजेस को आखिरी मरतबा नामजद किया गया था आइनी बेंचेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जिसने जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और ये 5 जजेस थे, तो उस वक्त पीटीआई के 2 मेंबरान की तरफ से ये एतराज़ था कि आइनी बेंच की नामजदगी का तरीक़ाकार और क्राइटेरिया एटलीस्ट तय होना चाहिए। तो उस इजलास में ये गालिबन फरवरी में इजलास हुआ था,
तो उस इजलास में जुडिशल कमीशन के इजलास में ये तय हुआ था कि हम एक झेली कमेटी बना रहे हैं जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब की सरबराही में, जो क्राइटेरिया तय करेगी। जिसमें अटॉर्नी जनरल भी जी। थे, बाप के नुमाइंदे भी थे और फारूक एच नाइक भी थे फारूक पार्लियामेंट जी, और हाँ। अब अटॉर्नी जनरल भी थे। हाँ। तो अब ये 5 मेंबर कमेटी जमाल का मंदोखिल जी, साहब और दूसरे जज कौन थे? सिर्फ एक ही जज एक ही। जज एक ही। जज एक ही है। ओके। तो ये जो कमेटी है, इसका इजलास हुआ और इस इजलास में कहा यह गया जी कि किसी नतीजे के ऊपर इसलिए नहीं झेली कमेटी पहुंच सकी, डाइसेंट व्यू भी आया, क्योंकि इस पर राय थी अली ज़फ़र साहब की भी कि इस मामले को जो है यही झेली कमेटी ही तय करना चाहिए। लेकिन बाय मेजॉरिटी ये बात कही गई कि जी ये जो मरकज़ी जुडिशल कमीशन है वही इसको रूल्स तय कर सकता है, क्योंकि आइन ने जो है वो इस पे ये क्राइटेरिया तय नहीं तो ये किया एक हुआ प्रपोजल कि- तो बना सकते थे ना। नहीं, उसकी तरफ भी नहीं गए, उसकी तरफ भी नहीं गए, वो डायरेक्टली ये मामला दोबारा भेज दिया गया। तो ये मेरे ख्याल में ये चीज़ इतनी संजीदा थी तो तभी चीफ जस्टिस IRCD साहब ने कमेटी बनाई थी, लेकिन वो कोई नतीजा निकल नहीं सका। 6 महीने बाद दोबारा से मामला वापस उधर ही चला गया। वापस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ही चला गया और अभी देखे ना बड़ी तब्दीलियाँ आनी हैं। जी, और हाँ। इसी पे एक और झेली कमेटी का इजलास था जिसमें हाई कोर्ट के जजेस की जो परफॉर्मेंस थी उसका हाँ। जायज़ा लेना था, लेकिन मेरी इत्तला नहीं के वो था मुताबिक कि परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए कोई जी, क्राइटेरिया कोई बनाया रूल्स जाए होने कि चाहिए। भाई उसमें ये बड़ा ज़रूरी है जी, सारा। तो वो वक्त की कमी के बायस वो मामला डेफर हुआ है। वो सुना है जस्टिस जमाल साहब ने कोई इनरोलमेंट कमेटी में भी जाना था, वो जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हाँ, हैं, वकील तो इसलिए वो सुप्रीम मामला कोर्ट जो के। है वो डेफर कर दिया गया था। तो फिर वो जुडिशल कमीशन को वापस चला गया। जी, वो मामला कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। और ये बाय मेजॉरिटी जो थे वोट वो किन के थे, वो कौन कौन थे? इस पे कोई ज़्यादा तफसील जो है वो मालूम अटॉर्नी नहीं हो सकी। जनरल जी, इस तरह से ही होगा। भून साहब और फारूक एच नाइक, जी ये को 5 रुकनी कमेटी थी। जी, 5 रुपये। चले तो जनाब जजेस अगर अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलें तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है कि लापता अफराद का इशू जो है वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन आप अगर अपनी हद तक तो ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। और अगर हम कहें कि सारी जुडिशरी ही हर चीज़ की ज़िम्मेदार, तो हर चीज़ का ज़िम्मेदार तो है, क्योंकि वो इस रियासत में रहता है। फिर तो शराय दस्तूर से एक US लाइव से इजाज़त दीजिए, इससे पहले कि मुझसे कोई सख्त बात निकल जाए। अल्लाह ने के बाद